सबसे पहले हमें एक सिस्टम जानना होगा कि एक सिस्टम होता है हाफ इलेक्ट्रोड। तो पहले आज हम ये जानेंगे कि एक हाफ इलेक्ट्रोड का सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, व्हाट इज द हाफ इलेक्ट्रोड। ओके बेटा, तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सीखने से पहले बेटा आपको यहाँ पे एक हाफ इलेक्ट्रोड के सिस्टम के बारे में जानना होगा। तो ये हाफ इलेक्ट्रोड का सिस्टम जो है क्या होता है, इसको बेटा बनाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से एक बीकर लेके चलना है बेटा। बीकर में आपको दो चीज़ें यहाँ पे रखनी है। पहली चीज़ जो यहाँ पे रखनी है, जनरली ये किसी भी मेटल के आयन का सॉल्यूशन यहाँ पे होना चाहिए और एक मेटल यहाँ पे होना चाहिए। तो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो ये मेटल की जो जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो ली जाती है, मतलब मेटल का जो रॉड या यहाँ पे वायर जो लिया जाता है, बेसिकली ये मेटल का बना हुआ होता है और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो एक चीज़ जो होगी वो क्या हो गई, इलेक्ट्रोड हो गई। और दूसरा पार्ट यहाँ पे जो होता है बेटा वो होता है इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि अगर आप हाफ इलेक्ट्रोड की बात करते हो तो एक हाफ इलेक्ट्रोड को मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे बता सकता हूँ कि जो हाफ इलेक्ट्रोड जो होगा बेटा वो मेटल, मतलब एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड होगा बेटा, ठीक है, और एक यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोलाइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यानी कि जब किसी इलेक्ट्रोड को किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप करके रख देते हैं तब जाकर के ये सिस्टम जो हमें ऑब्टेन होता है, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाफ इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो अगर जैसे कि सपोज दैट ये मान लीजिए कि हमने यहाँ पे हाफ इलेक्ट्रोड बनाने के लिए ये जिंक मेटल ली हुई है बेटा, क्या लिया हुआ है यहाँ पे, जिंक मेटल। ओके, तो अब देखो हाफ इलेक्ट्रोड के लिए एक चीज़ कंपलसरी और होती है कि इलेक्ट्रोड जिस मेटल का आपने लिया है, इलेक्ट्रोड आपने जिस मेटल का लिया है, इलेक्ट्रोलाइट में वही आयन जो है वो कॉमन होना चाहिए जिसका वह इलेक्ट्रोड है। तो जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक मेटल का बना हुआ है, यानी कि सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो जिंक आयन का ही होना चाहिए, कंफर्म होता है। तो अगर ये मान के चला जाए कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन जो लिया हुआ है वो जिंक सल्फेट का लिया हुआ है, ठीक है बेटो, किसका लिया हुआ है, जिंक सल्फेट का। अब क्योंकि जिंक सल्फेट की बात करेंगे तो इसमें दो आयन होंगे हमारे पास, कौन कौन से होंगे, एक तो हमारे पास होगा Zn2+ आयन होगा बेटा, ठीक है, और दूसरा वाला कौन सा होगा हमारे पास, SO4 2-, ये वाला होगा। तो आप देखो कि आपका जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक मेटल का है, तो जिंक मेटल के जो कॉमन आयन है वो क्या है हमारे पास, Zn2+ आयन। ओके, तो अब इस हाफ इलेक्ट्रोड को जब भी रिप्रेजेंट करने की बारी आएगी तो कुछ इस तरह से करेंगे। पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड का नाम लिखेंगे यानी कि Zn, फिजिकल स्टेट उसकी दिखाएंगे, फिर एक वर्टिकल बाउंड्री दिखाएंगे और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो मेटालिक आयन है उसको यहाँ पे ले लेंगे जैसे कि Zn2+ और उसकी फिजिकल स्टेट दिखा देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो दिखाया गया बेटा, ये यहाँ पे इस हाफ इलेक्ट्रोड का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। तो जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले हमें सीखना होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ इलेक्ट्रोड। हाफ इलेक्ट्रोड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो हमने जान लिया। जब किसी मेटल को उसी के मेटालिक आयन में डुबो कर रखा जाता है, डिप करके रखा जाता है, तो जो सिस्टम हमें ऑब्टेन होता है उस सिस्टम को हम कहते हैं हाफ इलेक्ट्रोड। और एक प्रकार का हाफ इलेक्ट्रोड हमारे स्क्रीन पर है जिसमें हमने क्या किया हुआ है, जिंक की मेटल ली हुई है और उसे जिंक के ही आयनिक सॉल्यूशन में डिप करके रखा है। तो मतलब कंफर्म होता है जिस मेटल की बात कर रहे हो वही मेटालिक आयन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि आप कॉपर मेटल ले रहे हो तो यहाँ पे कॉपर का ही आयनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे Cu2+ और यहाँ पे स्टेट ऑफ Aq। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये एक हाफ इलेक्ट्रोड है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, मान के चलो कि अगर आपने सिल्वर का इलेक्ट्रोड लिया हुआ है यानी कि Ag स्टेट ऑफ S, तो यहाँ पे सिल्वर का ही आयनिक सॉल्यूशन होना चाहिए यानी कि Ag+ स्टेट ऑफ Aq। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ इलेक्ट्रोड। हाफ इलेक्ट्रोड कॉन्सेप्ट क्या होता है। आई रिपीट अगेन about what is a half electrode. Whenever a metal electrode is dipped into its ionic solution known as the half electrode, यानी कि जब किसी मेटल की रॉड को उसी के आयनिक सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं तब जो सिस्टम हमें ऑब्टेन होता है उसे कहते हैं हाफ इलेक्ट्रोड। हाफ इलेक्ट्रोड में आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड मेटल की रॉड है, इलेक्ट्रोलाइट मेटालिक आयन का सॉल्यूशन है। अब होता क्या है बेटा, कभी कभी हम बात करते हैं कि जैसे कि मान लो सपोज दैट कि कुछ भी ऐसा हो जाए, मतलब अगर इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन हो, तो अगर कुछ भी ऐसा हो जाए कि हमारी जो मेटल है ना वो यहाँ पे हमारी जो मेटल है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाए और सॉल्यूशन जो है बेटा वो नेगेटिव चार्ज हो जाए, तो क्या होगा कि सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो गया और मेटल कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा।
यानी कि अगर कुछ भी ऐसा हो जाए, ये तो हम क्या कौन सी रिएक्शन होगी हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम एक केस को लेके चल रहे हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझाएंगे। तो अगर हम ये मान के चलें कि जो मेटल है ना वो सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव हो गई है, तो या तो पॉजिटिव हो जाए या फिर ये मान के चलो कि जो मेटल की जो रॉड है वो नेगेटिव हो जाए और सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव हो जाए। तो दोनों में से किसी भी एक केस को डील करके चलते हैं। तो जब भी ऐसा हो जाए कि सॉल्यूशन और मेटल रॉड के बीच में चार्ज का डिफरेंस आ जाए, तो क्या होता है कि सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड जो होता है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बेटा यहाँ पे आ जाता है, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को ही रेफर किया जाता है एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जब भी हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करना होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हम यहाँ पे अब समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, वो हमने समझ लिया। तो हमने समझ लिया सर, देखिए कि जैसे ही किसी मेटल की रॉड को उसी के मेटालिक आयन में डाल के चलेंगे तो क्या होगा, मेटल की रॉड सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी या फिर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, जिससे कि उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कहा गया है द पोटेंशियल, मतलब हम उस पोटेंशियल की बात कर रहे हैं जो कि डेवलप होता है, किस किस के लिए डेवलप होता है, बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड, यानी कि जो मेटल का जो इलेक्ट्रोड होता है वो, एंड इट्स आयन, और उसके जो आयन होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब हम आपको ये बताएंगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसको सिंबलाइज कैसे करते हैं। तो ध्यान रखना बेटा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, यानी जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ईपी कहते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैपिटल ई के द्वारा सिंबलाइज करते हैं बेटा, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया बेटा, ई हो गया। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो हमने यहाँ पे ले लिया ई ले लिया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सिंपली अगर आप ये बात करोगे तो सिंपली उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ई के द्वारा यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, किससे करेंगे बेटा, यहाँ पे ई के द्वारा। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो अभी तक हम बात कर रहे थे केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आपको पता होगा कि यहाँ पे जब मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करी तो कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं लगाई, लेकिन अगर यहाँ पे हम कंडीशंस मेंशन कर देते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन मेंशन करते हैं, टेम्परेचर मेंशन करते हैं, और प्रेशर यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे 1 m रख लेते हैं, और प्रेशर जो है बेटा वो नॉर्मल प्रेशर जो होता है 1 बार यहाँ पे प्रेशर रख लेते हैं, और टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट या लैब टेम्परेचर जो होता है 298 केल्विन यहाँ पे रख लेते हैं। तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में और इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक कंडीशन लगा दी है, यहाँ पे हमने कंडीशंस लगा दी हैं। इन कंडीशंस को बेटा कहा जाता है स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो अब स्टैंडर्ड कंडीशंस में पोटेंशियल डिफरेंस को जब मेजर करते हैं उस पोटेंशियल डिफरेंस को कहा जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप यहाँ बात करोगे द पोटेंशियल डेवलप बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड, यानी कि जो मेटल का इलेक्ट्रोड होता है वो और सॉल्यूशन के बीच में, लेकिन इट्स आयन एट 1 m कंसंट्रेशन 1 m हो, प्रेशर बेटा 1 बार हो, और टेम्परेचर कितना हो 298 केल्विन। तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो यहाँ पे स्टैंडर्ड माना जाता है, और इस तरह के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बेटा नॉट लगा के शो करते हैं, यानी कि ई नॉट लगा देते हैं। तो एक केवल ई हो गया, ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि ई नॉट होता है। तो आई होप कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ चुकी हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो सिंपली क्या होता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड एंड द सॉल्यूशन नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाइल द सेम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्स इन द स्टैंडर्ड कंडीशंस, यानी कि जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन की स्टैंडर्ड कंडीशंस में जब मेजर किया जाता है तब जाकर के उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। तो हमने बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बातों कर ली बेटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और बाइफरकेट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ बात हो रही थी अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमने कहा कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है इसको दो तरह से मेजरमेंट करते हैं हम लोग। एक तो नॉर्मली, जैसे कि हमने सपोज दैट इसको यहाँ पे ईपी ले लिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो ये जनरली जो है या तो आप इसे ई से सिम्बलाइज कर दो, तो ई केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, और अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस में लेते हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा आपको ये समझना होगा कि ये जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है प्यारे बच्चों, ये दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो बेटा हमारे पास होता है SRP होता है, और दूसरा होता है बेटा आपका SOP होता है, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और दूसरा होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब हमने समझ लिया कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखो, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे कि जब भी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो फिजिक्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है
उसको V के द्वारा सिम्बलाइज करते हैं। लेकिन जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं और केमिस्ट्री में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है उसको हम E के द्वारा सिम्बलाइज करते हैं। अब ये जो E यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और एक होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ये दोनों क्या होते हैं उनके बारे में बेटा समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट किया कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, यानी कि SOP। इसके लिए बेटा एक सिंपल सी स्टोरी है। देखो, जैसे कि मान लो कि आपको एक रिएक्शन दे रखी है। यहाँ पे बेटा आपके पास M है, स्टेट ऑफ S, गिव्स आउट, यहाँ पे मेटालिक आयन है और ये स्टेट ऑफ AQ और प्लस यहाँ पे N इलेक्ट्रॉन है। तो आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए सिर्फ एक चीज़ फोकस करनी है कि जो केमिकल इक्वेशन आपको दे रखी है या हाफ सेल रिएक्शन जो दे रखी है उसकी नेचर को आप पढ़िए। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन दे रखी है बेटा, इस रिएक्शन को यहाँ पे कहते हैं हाफ सेल रिएक्शन, क्योंकि ये आधी रिएक्शन है। यहाँ पे हो क्या रहा है सर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन के बारे में एक चीज़ आप हमेशा जानना चाहिए आप लोगों को, ऑक्सीडेशन जो है कौन से इलेक्ट्रोड पर होता है, एनोड पर होता है। अब देखो बेटा, तो हमने कहा कि यहाँ पे जो रिएक्शन है ना वो ऑक्सीडेशन है। तो आप यही समझ जाओ कि ऑक्सीडेशन अगर रिएक्शन हो रही है तो उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए जो पोटेंशियल आएगा उस पोटेंशियल को हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो बेसिकली यहाँ पे जो आने वाला है ना बेटा वो क्या आएगा, SOP, यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब बात ये आती है कि इसको सिंबलाइज कैसे किया जाए। तो देखो बेटा, सबसे पहले स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया, E लगा दिया। अब जो स्पीसी जिस स्पीसी में चेंज हो रही है तो इस E के बेस में उसे वही लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ये सर M है और ऑब्लिक करके यहाँ पे M और यहाँ पे N प्लस आयन यहाँ पे लिख देंगे। तो बेसिकली ये जो पोटेंशियल जो होगा इस पोटेंशियल को यहाँ पे क्या कहा जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, तो हमने यहाँ पे कहा भी कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि एक ऐसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं जो कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के लिए आता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक बात और है कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उस सब्सटेंस में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है बेटा, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन यहाँ पे दे रखी थी, यहाँ पे है बेटा आपका Zn, स्टेट ऑफ S और यहाँ पे गिव्स आउट, यहाँ पे Zn2 प्लस है, स्टेट ऑफ AQ है एंड प्लस 2E नेगेटिव है। तो बेसिकली सबको पता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो E आएगा वो कौन सा आएगा, यहाँ पे E0 ले लेंगे। अब क्योंकि Zn जो है बेटा वो Zn2 प्लस में चेंज हो रहा है, तो जब Zn2 प्लस में चेंज हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, सर ये ऑक्सीडेशन है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन है तो ऑब्वियसली ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर हम जिंक के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे बेटा तो वो 0.76 वोल्ट होता है। ये भी आप एज ए एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम वापस यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो अब हमने स्टार्ट किया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता था वैसे ही होगा यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, मान लो कि हमारे पास एक इस तरह की रिएक्शन है, N पॉजिटिव स्टेट ऑफ AQ और प्लस यहाँ पे N टाइम्स ऑफ E नेगेटिव, गिव्स आउट के बाद यहाँ पे M और यहाँ पे स्टेट ऑफ S। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एक मेटालिक आयन है और मेटालिक आयन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन को गेन करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे E0 जो आएगा वो कौन सा आएगा, रिडक्शन वाला आएगा। और E0 के बेस में क्या लिखेंगे, जो स्पीसी जिसमें चेंज हो रही होती है वो लिखते हैं। तो MN प्लस वाली जो स्पीसी है यानी कि जो मेटालिक आयन है वो यहाँ किस में चेंज हो रहा है, मेटल में। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, SRP कहलाएगा, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। इसके अगर एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हमारे पास एक कॉपर का आयन है Cu2 प्लस आयन, ठीक है। और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन करता है तो गेन करने के बाद ये बेटा यहाँ पे Cu बना लेता है। तो बेसिकली नो डाउट कि रिएक्शन कौन सी वाली, रिडक्शन रिएक्शन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल आएगा वो कौन सा आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। तो E0 के बेस में क्या लिखेंगे, Cu2 प्लस लिखेंगे और ऑब्लिक यहाँ पे क्या लिखेंगे, Cu लिखेंगे। और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है बेटा वो प्लस का 0.34 वोल्ट होता है। तो हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन फॉर हाफ रिएक्शन, यानी कि रिडक्शन की हाफ रिएक्शन अगर दे रखी होगी तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए जो सेल पोटेंशियल आता है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और जितनी ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी होगी। तो बेसिकली सबसे पहले आज हमने जाना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू टाइप का होता है, एक होता है SRP होता है और एक SOP होता है। SRP कब आता है? जब रिडक्शन रिएक्शन होती है, और SOP कब आता है? जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो किन किन बातों पर या किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर, मेटल की नेचर पर, और यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस पर। तो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड से पहले आपको कुछ और समझना होगा, वो क्या है। देखो बेटा, एक बात तो आपको पता ही होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बेटा यहाँ पे एक बीकर ले लिया, ठीक है, और एक बीकर बेटा यहाँ पे ले लिया। क्लियर है। अब हमने क्या किया, जो पहले वाला जो बीकर है ना बेटा, इस पहले वाले बीकर के अंदर हमने यहाँ पे मेटल की एक रॉड ले ली, ये वाली, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे दूसरी वाली जो हमारे पास बीकर है, उसके अंदर हमने यहाँ पे एक मेटल की रॉड ले ली। ओके। फिर हमने क्या किया, दोनों में यहाँ पे कंडक्टिंग वायर लगा दिया, जैसे कि यहाँ पे कंडक्टिंग वायर ये लगा दिया और यहाँ पे कंडक्टिंग वायर ये लगा दिया। ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों में हम भरने वाले हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, दोनों में यहाँ पे बेटा सॉल्यूशन भरने वाले हैं। तो सॉल्यूशन भर दो। जैसे कि हमने यहाँ पे एक सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ फिल किया, तो ये बेटा यहाँ पे भरा जा रहा है सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ पे भर लिया। दूसरे वाले में भी बेटा यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन भर लो। तो अगर आपने सबसे पहली स्लाइड पे आज पढ़ा था, इस तरह के जो सिस्टम जो होता है, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं सर? इस सिस्टम को कहते हैं हाफ इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्लियर है ना। तो बेसिकली अगर ये मान के चलो कि यहाँ पे ये जो मेटल है ना बेटा, वो जिंक मेटल है, ठीक है, और इस जिंक मेटल को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करके रखा हुआ है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करके रखा हुआ है Zn2+ आयन स्टेट ऑफ AQ, जिसके पास आपको पता है 2 आयन है, एक तो यहाँ पे Zn2+ है स्टेट ऑफ AQ, और यहाँ पे SO4 नेगेटिव है स्टेट ऑफ AQ। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर जिंक मेटल को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करके रखेंगे तो क्या इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कोई रिएक्शन होगी? तो आप कहेंगे नहीं होगी सर, बिकॉज क्लास 10th में हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज सीखी थी, और उस रिएक्टिविटी सीरीज में ये सिखाया गया था कि कोई भी जो मेटल है वो सॉल्ट सॉल्यूशन से केवल उसी मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है जो कि उससे ज़्यादा रिएक्टिव होती है। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे मेटल भी वही है और मेटालिक आयन भी वही है, मतलब मेटल भी जिंक की है और मेटालिक आयन भी जिंक का है। तो मेटल जिंक की मेटल जिंक के मेटालिक आयन को कैसे डिस्प्लेस कर सकती है? मतलब यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं सकता बेटा। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे ये चल रहा है कि Zn, ये कहा जा रहा है कि Zn को Zn2+ आयन में डालो तो कोई रिएक्शन होगी? नहीं होगी सर, क्योंकि दोनों मेटल की रिएक्टिविटी सेम है, तो यहाँ पे नो रिएक्शन। लेकिन सर आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इन दोनों के बीच में अगर रिएक्शन हो, तो अब इस चीज़ से हमें ये समझना होगा कि जब भी इस तरह का एक हाफ इलेक्ट्रोड सिस्टम तैयार किया जाता है तो उस समय तक उसके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती है। वैसे ही अगर ये मान के चला जाए कि जो राइट हैंड वाला जो ये वाला जो हमने हाफ इलेक्ट्रोड बनाया हुआ है, ये यहाँ पे कॉपर का बना हुआ है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है ना वो कॉपर सल्फेट का है, CuSO4 का है। ठीक है। अगर कॉपर सल्फेट का है तो उसमें 2 आयन होंगे, एक तो यहाँ पे कौन होगा, Cu2+ आयन होगा, ठीक है, कॉपर आयन होगा, कॉपर सेकेंड आयन Cu2+ आयन स्टेट ऑफ AQ होगा, और एक होगा सल्फेट आयन SO4 नेगेटिव आयन स्टेट ऑफ AQ होगा। अब हमने क्या किया, ये जो 2 हाफ इलेक्ट्रोड थे, अब कोशिश करते हैं कि इनके बीच में रिएक्शन हो जाए। तो उस रिएक्शन को कराने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाने की कोशिश की। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लगाया, वोल्ट मीटर। तो इस तरह से हमने क्या किया कि दोनों ही हाफ इलेक्ट्रोड को बेटा वोल्ट मीटर के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब ये मान के चलते हैं कि दिस इज द वोल्ट मीटर, ये यहाँ पे बेटा वोल्ट मीटर है, ठीक है, कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करने के बाद क्या अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाएगी? तो आंसर आएगा नहीं। पता है क्यों? देखो बेटा, क्योंकि आपको पता है कि करंट को फ्लो करने के लिए आपको एक क्लोज सर्किट की आवश्यकता होती है। सर्किट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जानने की कोशिश करते हैं क्या सर्किट यहाँ पे क्लोज है कि नहीं है। देखो, ये इलेक्ट्रोलाइट है, अब इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड के कॉन्टैक्ट में है तो यहाँ पे क्लोज सर्किट हो गया। ये जो इलेक्ट्रोड है ये कंडक्टिंग वायर से यहाँ पे वोल्ट मीटर के साथ कनेक्टेड है, और ये जो वोल्ट मीटर है वो कंडक्टिंग वायर के द्वारा कॉपर के इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्टेड है, और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो इस इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्टैक्ट में है। यानी कि कहा जाए तो अल्टीमेटली यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सर्किट है वो तो कंप्लीट है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना वो इस इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्टैक्ट में तो नहीं है ना, यानी कि सर्किट कैसा हो गया, ब्रेक हो गया। और यही वजह है कि इनके बीच में यहाँ पे अभी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। उसके लिए क्या करना पड़ता है वो समझो बेटा ध्यान से।
इसके लिए बेटा हमें आवश्यकता होती है एक डिवाइस की, उस डिवाइस को बेटा हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है बेटा, ये जानना होगा बेटा आपको। अब हमें यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट को कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस की आवश्यकता होती है जिसे बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक यू शेप की इन्वर्टेड ट्यूब होती है बेटा, यू शेप की, मतलब इसकी शेप जो होती है बेटा कुछ इस तरह से होती है, यू शेप की एक इन्वर्टेड यानी कि उल्टी ऑपोजिट यहाँ पे ट्यूब होती है। अब इस ग्लास ट्यूब के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें चाहिए होता है एक जेल चाहिए होता है बेटा, जेल है ना। अब इस जेल के रूप में हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो बेटा हमारे पास एक जेल आता है जिसे हम लोग बोलते हैं अगर अगर, अगर अगर नाम का एक जेल होता है, या तो वो ले लीजिए। अगर आपके पास अगर अगर जेल नहीं है तो आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे आप ले सकते हो जिलेटिन। ठीक है बेटा, क्या ले सकते हो, जिलेटिन। तो एक तो हमें चाहिए होता है जेल। अब जेल के साथ साथ एक हमें चाहिए होता है इलेक्ट्रोलाइट, और मतलब ये तो क्या होगा, जेल हो गया। अब जेल के बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है, इलेक्ट्रोलाइट का पाउडर चाहिए होता है, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर। अब ये इलेक्ट्रोलाइट पाउडर के कौन कौन से ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन जो है बेटा वो है पोटेशियम नाइट्रेट का, या तो आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट हो, या आपके पास अमोनियम नाइट्रेट हो यानी कि NH4NO3, और या आपके पास पोटेशियम क्लोराइड हो। यानी कि इन तीनों में से कोई सा भी सॉल्ट लेना है और इन सॉल्ट को इस जेल में मिला देना है, और जेल को इलेक्ट्रोलाइट के साथ जैसे ही यहाँ पे कांटेक्ट में लेके आएंगे तो एक सेमी सॉलिड की तरह बन जाएगा, जैसे कि टूथपेस्ट। तो क्या कहते हैं, उस सेमी सॉलिड को इस जो इन्वर्टेड जो ग्लास ट्यूब है इसके अंदर यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या भरा गया, यहाँ पे एक सेमी सॉलिड भरा गया है। सेमी सॉलिड पेस्ट को बेटा यहाँ पे हमने फिल कर दिया। ठीक है, तो सेमी सॉलिड पेस्ट बनने के बाद यहाँ पे इसके जो ओपन पॉइंट जो होते हैं यहाँ पे हम कॉटन लगा देते हैं बेटा। तो इस तरह से अब ये जो डिवाइस है इस डिवाइस को ओवरऑल सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है। तो बेसिकली सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज के बारे में कहा जाता है कि इट इज़ ए इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब विच इज़ फिल्ड विद द सेमी सॉलिड पेस्ट विच इज़ फॉर्म्ड बाई ए जेल ऑफ अगर अगर विद एन इलेक्ट्रोलाइट आइदर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड। यानी कि इन तीनों में से किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट और जेल के पेस्ट को इसमें भर देंगे तो ये बन जाता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक डिवाइस बनती है, इसे सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। तो अभी होगा क्या कि उस सॉल्ट ब्रिज को यहाँ पे बेटा इस तरह से कनेक्ट किया जाएगा, मतलब सॉल्ट ब्रिज जो लगाना है वो यहाँ पे लगाना है बेटा। सॉल्ट ब्रिज को दोनों ही जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है उनके बीच में बेटा यहाँ लगाना है, जिससे कि दोनों ही कनेक्ट हो जाए। तो जैसे कि मान के चलो कि हमने यहाँ पे इस तरह से बेटा एक सॉल्ट ब्रिज हम यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट वेट। हमने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज को इस तरह से यहाँ दिखाया है। तो अभी जैसे कि मान लो कि सॉल्ट ब्रिज बन गया, ये हमने बेटा एक सॉल्ट ब्रिज बना लिया बेटा। ठीक है, अब आपको पता है कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर वट जो भी फंक्शन है उसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो अब क्या हुआ, एक कंप्लीट सर्किट हो गया। अब इस कंप्लीट सर्किट की बात करेंगे तो वोल्ट मीटर के अंदर क्या है कि डेविएशन होगा, और डेविएशन होने पर यहाँ पे वोल्टेज आ जाएंगे यानी कि सेल पोटेंशियल आएगा। तो वो जो सेल पोटेंशियल जो आएगा बेटा वो यहाँ पे 1.1 वोल्ट आ जाता है, 1.1 वोल्ट आता है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, जब जिंक के और कॉपर के हाफ इलेक्ट्रोड को सॉल्ट ब्रिज के साथ जैसे कनेक्ट करते हैं तो हमें सेल पोटेंशियल जो मिल के आता है 1.1 वोल्ट मिल के आता है। अब परेशानी वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर इस पूरे सेल का जो सेल पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट है, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअली ये पूछता हूँ कि इस पूरे सेल के अंदर जो कॉपर वाला जो हाफ इलेक्ट्रोड है उसका सेल पोटेंशियल कितना होगा, या फिर जो जिंक वाला हाफ इलेक्ट्रोड है उसका सेल पोटेंशियल कितना होगा, तो आपके पास इसका कोई आंसर नहीं होगा। तो इसके लिए हमें ये करना होगा, हमें ये सोचना होगा कि अगर हम यहाँ पे जिंक वाले हाफ इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अब इस कॉपर वाले हाफ इलेक्ट्रोड को हटा करके यहाँ पे एक ऐसा हाफ इलेक्ट्रोड लगा दें जिससे कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पहले से ही पता हो, और यहाँ पे जो रीडिंग आएगी उस रीडिंग में से इसका माइनस करके ये निकल आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलते हैं कि एक इक्वेशन आपके पास है, मान के चलते हैं कि x + y = 10 टाइप की आपके पास कोई इक्वेशन है। ठीक है ना, x + y = 10। अब मान लो कि उस इक्वेशन में आपको x की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू पता होना चाहिए, y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x की वैल्यू तो अपने आप निकल आएगी ना। तो इससे क्या होगा कि हम बड़ी ही आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सेम चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि अगर आपको जिंक का हाफ इलेक्ट्रोड निकालना है तो इसको रिप्लेस करना होगा, और अगर कॉपर का हाफ इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है तो जिंक वाले को रिप्लेस करना होगा। तो अब रिप्लेस करने के लिए एक इलेक्ट्रोड हमें चाहिए होगा अपनी तरफ से। उन इलेक्ट्रोड को बेटा हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनको हम कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं बेटा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड का सिस्टम क्या होता है, अगर हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं जिनका पोटेंशियल हमें पहले से ही पता होता है। ठीक है, तो आज हमने टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट किया है अबाउट द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड किन्हें कहते हैं।
तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में कहा गया है द पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड, यानी कि जो सिंगल हाफ इलेक्ट्रोड जो होता है उसके पोटेंशियल की बात हो रही है। कैन नॉट बी डेटरमाइन, मतलब एक सिंगल हाफ इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल तो पता नहीं कर सकते, जो क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होता इस वजह से। लेकिन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड कैन बी एक्यूरेटली मेजर यूजिंग ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यानी कि अगर आपको दो अलग अलग इलेक्ट्रोड रखे हों तो उनके उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए होगा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब हम बात करते हैं कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसे मान लिया गया है एज ए रेफरेंस, यानी कि एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसे रेफरेंस मान लिया गया है विद रेस्पेक्ट, यानी कि रेस्पेक्ट में टू विच, जिसके सापेक्ष हम जितने भी और इलेक्ट्रोड जो होंगे उनकी वैल्यू को पता कर लेंगे। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होते हैं बेटा उनको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। तो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का बेटा हमारे पास जो एग्जांपल है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। तो मैं जैसा कि हमने कहा कि जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जो हमारे पास एग्जांपल है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे इन शॉर्ट हम शी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आपको जानना होगा इंस्ट्रूमेंटेशन, है ना बेटा, कि इसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन जो होता है वो कैसा होता है वो समझते हैं बेटा। इंस्ट्रूमेंटेशन, इसको समझो बेटा। इसे बनाने के लिए बेटा यहाँ पे सबसे पहले एक बीकर लेते हैं और बीकर के अंदर यहाँ पे 1 मोलर कंसंट्रेशन का H+ आयन का एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन लेना है, लेकिन कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 है। उसके बाद यहाँ पे बेटा इस तरह से एक ट्यूब होती है, इस ट्यूब के अंदर यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर होता है और ये यहाँ पे होता है प्लेटिनम का बना हुआ इलेक्ट्रोड। तो ये है हमारे पास कैटालाइटिक प्लेटिनम सरफेस, ठीक है। अब पता है, अब उसके बाद यहाँ पे एक होल यहाँ पे भी होता है और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे अंदर भेजते हैं जिसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए। तो और यहाँ पे ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस का जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, इस इंस्ट्रूमेंटेशन को कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कैसे बनाया जाएगा सर, बड़ी सिंपल सा है। देखो एक चीज़ आपको याद होगा कि मैंने कॉन्सेप्ट जब पढ़ाया था हाफ इलेक्ट्रोड, तो आपको याद होना चाहिए कि हाफ इलेक्ट्रोड के लिए सर ने दो बातें बताई थी। सर ने कहा था कि एक चीज़ तो होनी चाहिए, वो होना चाहिए इलेक्ट्रोड होना चाहिए, मतलब हमारे पास एक तो इलेक्ट्रोड होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट। तो एक इलेक्ट्रोलाइट हो और एक इलेक्ट्रोड हो, दोनों चीज़ों को अगर आपस में कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं तो हाफ इलेक्ट्रोड बन जाता है। अब यहाँ पे जैसे कि नाम में ही यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है ना बेटा वो हाइड्रोजन गैस का है। अब बड़े सोचने की बात है कि हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड कैसे बन सकता है, वो तो गैस है। अब गैस का इलेक्ट्रोड आप कैसे बना सकते हो, नहीं बना सकते ना। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया कि उसका इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हमने यहाँ पे प्लेटिनम के सरफेस की हेल्प ली, क्योंकि गैस तो इलेक्ट्रोड काम नहीं कर पाएगा ना। तो हमने प्लेटिनम के सरफेस की हेल्प ली ताकि वो उसके साथ कंपाइल करके इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव कर पाए। और इलेक्ट्रोलाइट तो आपको पता ही है HCl है। तो बेसिकली यहाँ पे दोनों ही चीज़ें कंफर्म है कि इलेक्ट्रोड कौन है और इलेक्ट्रोलाइट कौन है। तो अगर मैं यहाँ पे कहना चाहूँ दोनों को, जैसे कि मुझे मेंशन करना हो कि इलेक्ट्रोड कौन है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है ना बेटा, वो हाइड्रोजन गैस है, सभी को पता है। लेकिन हाइड्रोजन गैस के लिए एक हेल्प ली गई थी, किसकी, प्लेटिनम की। तो यहाँ पे H2, Pt लगा सकते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट है ना बेटा, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या है हमारे पास, HCl है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टेट ऑफ एक्वस। सर ने कहा था कि भाई जो आयन कॉमन होता है सिर्फ उसी को लेते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन आयन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, H+ आयन होगा, क्योंकि HCl में तो एक तो H+ आयन है और Cl नेगेटिव आयन है। तो जो कॉमन है वो क्या है हमारे पास, H2 के कॉमन में H+ आयन। इसीलिए अब आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो सी जो होता है उस सी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो रिप्रेजेंटेशन बेटा सी का ये वाला है, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्लेटिनम का सरफेस दिखाएंगे, फिर इलेक्ट्रोड दिखाएंगे। पहले इलेक्ट्रोड लेते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड क्या है, हाइड्रोजन गैस है बेटा, ठीक है। ये क्या है, सरफेस है, और ये क्या है, गैस है जो कि इलेक्ट्रोड है। और ऑब्लिक करके इसे वर्टिकल बाउंड्री को सिंगल बाउंड्री भी कहते हैं, और ये H+ आयन है यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखो। पहले हम लोग जब भी सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड लेते हैं बेटा। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोड है और सिंगल बाउंड्री के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है। और ये ओवरऑल यहाँ पे जो हमने लिया हुआ ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड की एक बहुत अच्छी बात और भी होती है,
रेफरेंस इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करेंगे तो वो दोनों ही इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, यानी कि एनोड की तरह भी काम करता है और कैथोड की तरह भी काम करता है। तो अगर हम ये मान के चलेंगे, ये मान के चलो वैन यानी कि जब वैन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड, यानी कि जब हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह काम करे तो क्या होगा, कैसे लिखेंगे इसे। तो अब क्योंकि देखो कैथोड की बात कर रहे हैं, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका होगा, H प्लस आयन का। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे लेंगे H प्लस आयन, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट स्टेट ऑफ AQ, और प्लस यहाँ पे 2E नेगेटिव, और गिव्स आउट के बाद यहाँ पे लेंगे H2 स्टेट ऑफ G। आप कहोगे सर यहाँ पे आपने इसे ही क्यों लिया। अब देखो कैथोड है, कैथोड पे क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। अब रिडक्शन किसका होगा, H2 का रिडक्शन तो नहीं होगा ना, H प्लस आयन का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए ना कि इसे चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो हुआ है वो क्या हुआ है, रिडक्शन। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सर, यहाँ पे E0 लेंगे और यहाँ पे इसके बेस में जो स्पीसी जिसमें चेंज हो रही है उसको चेंज दिखा देंगे। और हुआ क्या था कि हमारे साइंटिस्ट ने इसको आर्बिट्ररी यानी कि अपने आप इसका जो सेल पोटेंशियल है वो 0.0 वोल्ट मान लिया, यानी कि इसका जो, अच्छा ये चीज़ आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, ये SRP है। SRP तो है क्योंकि जो रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए जो पोटेंशियल आता है वो SRP होता है। तो यहाँ पे सी का जो SRP है बेटा वो 0.0 वोल्ट आ गया। अब यहाँ पे इस तरह से बात करेंगे कि वैन वैन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट वैन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड, जब हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करे तब। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम एनोड की बात करेंगे तो एनोड का कौन सा प्रोसेस होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखो इसकी रिएक्शन क्या होगी, जैसे इसके अपोजिट होगी। तो यहाँ पे कितना होगा, H2 स्टेट ऑफ G गिव्स आउट के ऊपर ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ H प्लस आइन स्टेट ऑफ AQ एंड प्लस 2E नेगेटिव। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे E0 हो जाएगा, और यहाँ पे H2 और ऑब्लिक यहाँ पे कितना हो जाएगा H प्लस आइन। तो यहाँ पे इसका SOP भी कितना होगा, वही होगा 0.00 वोल्ट होगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट द SOP। सो यहाँ पे स्लाइड पे जो भी इंफॉर्मेशन है बेटा वो एक प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में है। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। इसको कैसे बनाते हैं सर, प्लेटिनम का सरफेस को लेकर के हाइड्रोजन गैस यहाँ पे फिल करते हैं HCl सॉल्यूशन से। वन यहाँ पे कंसंट्रेशन जो होना चाहिए 1m होना चाहिए, प्रेशर जो होना चाहिए 180 होना चाहिए। देखो सी के रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे कंडीशंस लिख देता हूँ कि HCl के सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन जो होता है इसकी सॉल्यूशन यहाँ पे कंसंट्रेशन की, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कंफर्म होती है 1m होनी चाहिए। प्रेशर भी यहाँ पे कंफर्म होता है 1 बार होता है। ये न्यूमेरिकल में आगे चीज़ें यूज़ होगी तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और सी का जो टेम्परेचर जो होता है वो 298 केल्विन होता है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये दोनों ही इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, एनोड की तरह भी काम करता है और कैथोड की तरह भी काम करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जब भी सी को कैथोड की तरह यूज़ करो तो ये रिएक्शन लिखो और SRP इसका 0 ले लो, और जब सी को एनोड की तरह यूज़ करो तो ये रिएक्शन लिखो, इसका SOP कितना ले लो, 0 ले लो। और ये कंडीशन ध्यान रखना क्योंकि जो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन जब आएंगे ये कंडीशन यहाँ लगेंगे, तो कंडीशन का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी हम बात करेंगे बेटा आगे, हमारे पास और भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड हैं जिनको हम सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन कौन से हैं वो बेटा यहाँ ध्यान से देखो बेटा। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की। प्राइमरी के बाद जो इलेक्ट्रोड बनाए गए थे वो सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, और वो कौन कौन से होते हैं वो देखो जाए। सबसे पहला जो बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोड जो होता है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसका नाम है बेटा आपका कैलोमेल इलेक्ट्रोड। यानी कि पहला रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोमेल इलेक्ट्रोड। तो देखो बेटा यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड है ये वाला, इसे हम कहते हैं कैलोमेल इलेक्ट्रोड। कैलोमेल इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो Hg2Cl2 जो है इसका जो केमिकल नेम जो होता है वो होता है कैलोमेल, यानी कि मर्क्यूरस क्लोराइड को ही कैलोमेल कहते हैं। तो कैलोमेल का तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड होता है। इसका इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ देखो बेटा, देखो यहाँ पे क्या होता है, कुछ इस तरह का सेटअप होता है। इसके ऊपर के पार्ट में यहाँ पे मरकरी लिक्विड को भरा जाता है, और ये जो निचला बॉटम पार्ट जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे मर्क्यूरस क्लोराइड यानी कि कैलोमेल और इलेक्ट्रोलाइट यानी कि KCl का यहाँ पे मिक्सचर यहाँ फिल कर देते हैं। और उसके जो बाहर का जो क्वाड जो एरिया होता है वहाँ पे KCl के यहाँ पे क्रिस्टल्स ले लेते हैं बेटा, दीज आर द क्रिस्टल्स ऑफ KCl, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे किसका काम करेगा, ये सर इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोड हो गया। तो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए वो देखो बेटा। तो देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोड लेना होता है। तो इलेक्ट्रोड किसका है, Hg का और HgCl2 का क्या है कॉम्बिनेशन है, और इलेक्ट्रोलाइट किसका है, KCl का है। तो हमने यहाँ पे इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है। पहले आपने क्या किया, इलेक्ट्रोड, देखो ध्यान हो कॉन्सेप्ट को समझो।
Hg और Hg2Cl2 ये तो हो गया इलेक्ट्रोड, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोड ऑब्लिक इलेक्ट्रोलाइट क्या बन जाता है, हाफ इलेक्ट्रोड। पीटी यहाँ लेने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि आपको पता है मरकरी लिक्विड है और लिक्विड का इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते, और HgCl2 सॉलिड तो है लेकिन पाउडर फॉर्म में होता है, और पाउडर का भी इलेक्ट्रोड नहीं बन सकता, तो पाउडर का भी नहीं बन सकता और इसका भी नहीं बन सकता, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लेटिनम के सरफेस को यूज़ किया है। अब एक बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि इलेक्ट्रोलाइट के पास कौन कौन से आयन है, एक तो K+ आयन है और दूसरा कौन सा है, Cl नेगेटिव आयन। तो अब ये देखो कि इलेक्ट्रोड के पास ऐसा कौन सा आयन है जो हमारे साथ मैच कर रहा है, और वो है क्लोराइड आयन। तो जब भी अगर ऐसे सिंपली अगर हम यहाँ पे जब रिएक्शन की बात करेंगे, यहाँ पे कौन कौन सी रिएक्शन होती है, तो वो देखो जरा। रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में आपको कहा था कि वो एनोड और कैथोड दोनों की तरह काम करते हैं। तो मान लो जब सी हमारा कैथोड की तरह काम करेगा तो क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रोड लेंगे और ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे होगी और वो मरकरी बनाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे क्लोराइड आयन बनाएगा स्टेट ऑफ AQ के साथ। बैलेंस करने के लिए यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास कैथोड की तरह काम कर रहा है। अब कैथोड की तरह काम तो कर रहा है, लेकिन सर इसकी अगर हम बात करेंगे, इसका जो SRP जो आएगा, पहले तो इसके SRP की बात करते हैं। उसका SRP कैसे लिखा जाएगा, देखो ऐसे लिखा जाएगा बेटा, एक तो E0 लिखेंगे। अब कौन सी स्पीसी किस में चेंज हो रही है, सर जो Hg2Cl2 है ना, वो चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है, Hg, Cl नेगेटिव है, और इसका जो SRP जो होता है बेटा, वो होता है 0.28 वोल्ट होता है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो इलेक्ट्रोलाइट जो लिया जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे 1 m होनी चाहिए, उस केस में 0.28 आएगा। अब दूसरा केस है कि जब मान के चलो कि हमारा सी एनोड की तरह काम करेगा, तो रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे, यानी कि Hg प्लस Cl नेगेटिव गिव्स आउट हाफ टाइम्स ऑफ Hg2Cl2 एंड प्लस E नेगेटिव। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सर SOP आएगा। SOP कैसे लिखेंगे, यहाँ पे E0 आ जाएगा और यहाँ पे Hg लिखेंगे और कॉमा यहाँ पे Cl नेगेटिव, और ऑब्लिक करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, Hg2 और यहाँ पे Cl2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस के 0.28 वोल्ट। ठीक है, अब इतना हो गया। तो ये हमने सीख लिया कैलोमेल के बारे में। अब एक सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड और भी है, जो कि है सिल्वर क्लोराइड का इलेक्ट्रोड। अब इसको यहाँ पे कैसे बताते हैं, तो इसका इंस्ट्रूमेंटेशन सीखो बेटा। यहाँ पे क्या होता है, सेम केस है कि एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यहाँ पे KCl लेते हैं, और इलेक्ट्रोड जो होता है वो सिल्वर और क्लोराइड का अमलगम होता है, यानी कि सिल्वर मेटल और सिल्वर क्लोराइड का अमलगम यहाँ पे फिल कर देते हैं। और यहाँ पे चाहो तो HCl भी ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे KCl का ध्यान है। KCl जो हमारे पास मेन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका pH बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे HCl भी मिला सकते हैं, लेकिन आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो देखो अब इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन में सर ने सिखाया था कि पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रोड और फिर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रोड क्या है हमारे पास, PT के साथ है, क्योंकि वही इसका इलेक्ट्रोड बन नहीं सकता, तो PT का सरफेस AgCl का हमने क्या लिया, इलेक्ट्रोड लिया, और KCl क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइट। तो वही व्हेन इट विल एक्ट एज अ कैथोड, तो AgCl लेंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, Ag बनाएंगे और Cl नेगेटिव। तो ये रिडक्शन रिएक्शन, यहाँ पे क्या आएगा, SRP आएगा। इसके SRP को कैसे दिखाएंगे, सर E0 लिखेंगे और इधर यहाँ लिखेंगे AgCl, और ऑब्लिक यहाँ पे क्या लिखेंगे, Ag और कॉमा Cl नेगेटिव। चाहो तो केवल Cl नेगेटिव भी लिख सकते हो। और इसका जो SRP होता है बेटा, वो होता है 0.22 वोल्ट पॉजिटिव होता है। इसके अपोजिट डायरेक्शन करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन आ जाएगी। ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पे SOP आ जाएगा, जिसमें Ag कॉमा Cl नेगेटिव या केवल Cl नेगेटिव भी कर सकते हैं, और यहाँ पे AgCl इज इक्वल टू माइनस के 0.22 वोल्ट हो गया। अब बेसिकली हमको समझ में आ गया कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं जिनकी हेल्प लेकर के हम बाकी जो इलेक्ट्रोड जो होते हैं, बाकी जो हाफ इलेक्ट्रोड होते हैं, उनके पोटेंशियल का मेजरमेंट करते हैं। बट कंडीशन ये है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पहले से हमें पता होना चाहिए, और वो एनोड और कैथोड दोनों की तरह काम भी करता हो। तो हमें सर समझ में आ गया कि जो कैलोमेल इलेक्ट्रोड है उसका रेफरेंस इलेक्ट्रोड SRP जो है 0.28 है, और जो सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है उसका 0.22 है, और जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है इसका हमारे पास 0 है। तो तीनों का मालूम हो गया। अब जैसे कि मान लो कि इस डायग्राम में अगर हमें कॉपर का निकालना होता तो हम इसका क्या करते, इसको यहाँ से हटा करके यहाँ लगा देते और जिंक का पता हो जाता। वो भी आगे पता करेंगे बेटा। आगे एक चीज़ और देखो जरा, अब आपको पहले उससे पहले एक चीज़ जाननी होगी। देखो मैं आपको कुछ और चीज़ बताता हूँ। जैसे कि हमें पता है, अभी हमने बताया कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो 2 तरह का होता है, आपने सीख भी लिया। अगर आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है तो क्या आएगा, आपके पास आएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा, और अगर आपकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है तो वहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बिहाफ पर भी कैलकुलेशन कर सकते हो और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बिहाफ पर भी कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन लेना क्या है, दोनों में से कोई भी एक लेना है। तो क्या है कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वो SRP को सपोर्ट करती है, यानी कि उनकी जो कैलकुलेशन जो होती है वो SRP के बेसिस पर होती है।
इसीलिए आज के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल फॉलो द एसआरपी, यानी कि हम केवल एसआरपी को फॉलो करेंगे, एसओपी को फॉलो नहीं करेंगे। अगर वो दे भी रखी होगी तभी उसे हम यहाँ पे एसआरपी में चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लो किसी सेल का अगर आपको ई नॉट वैल्यू अगर निकालना है तो उसे निकालने के लिए बेटा यहाँ पे 3 फॉर्मूले हैं, और 3 फॉर्मूले कौन कौन से हैं वो देखो बेटा। पहला फॉर्मूला है, जैसा कि बेटा आपको पता होगा, कैथोड पे कौन सा पोटेंशियल आना चाहिए, रिडक्शन आना चाहिए, और एनोड पे कौन सा आना चाहिए, ऑक्सीडेशन। अगर मान लो कि हम ये चाहें कि दोनों ही इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज़ करें, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा ई नॉट सेल इक्वल्स टू एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ एनोड, ये फॉर्मूला लगाना होगा। अगर मान के चलो कि आपको यहाँ पे यूज़ करना है कि अब दोनों के आपको एस आर पी लेना, देखो ये तो एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ एनोड थे, अब आपको एस ओ पी लेना है। तो एस ओ पी किसकी पहचान है, एनोड की पहचान है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एस ओ पी एनोड माइनस एस ओ पी कैथोड। अगर आपको ए का एनोड ए का कैथोड लेना हो तो जो रियल उनके एग्जिस्टेंस है वो ले लो। एस आर पी का क्या होता है बेटा, एस आर पी का सर होता है हमारे पास, क्या होता है, एस आर पी का सर होता है हमारे पास क्या, एस आर पी का क्या होता है, कैथोड, और एनोड क्या होता है हमारे पास, एस ओ पी होता है। तो कैथोड के एस ओ पी और कैथोड के एस आर पी और एनोड के एस ओ पी को जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसे एक एग्जाम्पल से लेकर समझते हैं तभी आपको समझ में आएगा। लेट्स सी, देखो बेटा, लिसन, देखो बेटा, जैसे कि हम बात करते हैं कि एक जिंक हाफ इलेक्ट्रोड होता है बेटा, जिंक का हाफ इलेक्ट्रोड, इसे कैसे दिखाएंगे, जेड ऑब्लिक Zn2+, ठीक है, ये एक हाफ इलेक्ट्रोड है। अगर इस हाफ इलेक्ट्रोड के एस आर पी की बात करते हैं तो इसका जो एस आर पी होता है, मतलब कि ई नॉट Zn2+ और ऑब्लिक यहाँ पे Zn, वो होता है बेटा इसका, जिंक का एस आर पी होता है माइनस के 0.76 वोल्ट, ठीक है। अगर हम जिंक के एस ओ पी की बात करते हैं तो जिंक का जो एस ओ पी होता है इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ई नॉट और यहाँ पे लाइक Zn ऑब्लिक Zn2+, तो इसका जो एस ओ पी होता है वो प्लस का 0.76 वोल्ट होता है। ऐसे ही एक कॉपर का हाफ इलेक्ट्रोड होता है, तो Cu/Cu2+ साइन लेंगे। अगर हम बेटा इसके एस आर पी की बात करते हैं, कॉपर के एस आर पी की बात करते हैं, तो इसका एस आर पी रिप्रेजेंट कैसे होगा, ई नॉट और यहाँ पे Cu2+ ऑब्लिक यहाँ पे Cu इज इक्वल्स टू, इसका एस आर पी होता है बेटा 0.34 वोल्ट। और अगर इसके एस ओ पी की बात करेंगे तो इसका जो एस ओ पी जो होता है बेटा, ई नॉट Cu ऑब्लिक Cu2+, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस के 0.34 वोल्ट, ठीक है। इतना कर लिया। अब मुझे यहाँ पे ई नॉट सेल निकालना है, तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला हमने पहला वाला सीखा था, वो सीखा था एस आर पी कैथोड और माइनस एस आर पी एनोड। तो कैथोड और एनोड का एस आर पी लगा दो, जबकि आपको पता है कि जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड होता है और कॉपर वाला इलेक्ट्रोड जो होता है वो कैथोड होता है। तो लगाओ बेटा, तो यहाँ पे ई नॉट सेल इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा कैथोड का एस आर पी, तो कैथोड जिंक कॉपर वाला है, इसका एस आर पी लगाओ बेटा। एस आर पी कितना है बच्चों, 0.34 प्लस का, उसके बाद माइनस एस आर पी एनोड, तो एनोड का एस आर पी कितना है, माइनस के 0.76, तो यहाँ पे माइनस के 0.76 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.10 वोल्ट आ जाएगा। तो आपने पहले फॉर्मूले से निकाला तो आंसर इतना आया। अभी हम यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला भी यूज़ करने वाले हैं, करो बेटा। सेकंड फॉर्मूले हमने लगाया यहाँ पे, सेकंड फॉर्मूला था कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू था एस ओ पी एनोड और माइनस एस ओ पी कैथोड, ये फॉर्मूला था। लगाओ बेटा, वैल्यू लगाओ यहाँ पे, तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू एनोड का एस ओ पी लगाओ, तो एनोड का एस ओ पी ये रहा बेटा, कितना है 0.76, तो यहाँ पे 0.76 ले लिया, ठीक है, और माइनस, और यहाँ पे एस ओ पी कैथोड, कैथोड ये रहा, कैथोड का एस ओ पी कितना है माइनस के 0.34, तो माइनस के 0.34 सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर 1.10 वोल्ट आ जाएगा। यानी आपने नोटिस किया दोनों में से कोई सा फॉर्मूला लगा लो, आंसर सेम ही आ रहा है। अब तीसरा फॉर्मूला लगाओ। तीसरा फॉर्मूला बेटा हमारे पास था ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू एस ओ पी एनोड और प्लस एस आर पी कैथोड, ये फॉर्मूला होता है बेटा, एस आर पी कैथोड। तो यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पे ई नॉट सेल इक्वल्स टू एनोड का एस ओ पी ले लो बेटा, तो एनोड ये रहा, इसका एस ओ पी ये रहा, कितना है हमारे पास 0.76, एस आर पी कैथोड, कैथोड का एस आर पी ले लो बेटा, कितना हमारे पास 0.34, दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ई नॉट सेल की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 1.10 वोल्ट।
यानी कि आपने देखा कि आप फॉर्मूला कोई सा भी लगाइए, ई नॉट सेल की वैल्यू कैसी आ रही है बेटा, सेम आ रही है। तो हमने यहाँ पे सीख लिया कि हम किसी भी तरह से सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। सेल पोटेंशियल निकालने के तीनों फॉर्मूले सीख लिए। आज की इस क्लास में हमने सबसे पहले हम बात करेंगे, इंट्रो करा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में सीखा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हमने टाइप सीखे, दो तरह का होता है, कौन कौन सा, एसआरपी और एसओपी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जाना, जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दे रखी हो तो एसओपी आता है, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दे रखी हो तो एसआरपी आता है। लिखने की पहचान, देखने की पहचान आपको बता दी। ये इनके फैक्टर किस किस पर डिपेंड करता है ये फिर बताया। फिर ये बताया कि हमें क्या समस्या आ रही थी कि जब हम हाफ इलेक्ट्रोड को मेजर करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम क्या आएगी, क्योंकि दोनों का कंबाइन यहाँ पे आएगा, तो सिंगल का कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड दो थे, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड और सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। प्राइमरी का एग्जाम्पल सी था, सी का रिप्रेजेंटेशन ये रहा, दोनों की रिएक्शन ये रही, और इनकी एसआरपी वैल्यू 0 है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड में कैलोमेल आ जाता है, तो कैलोमेल का 0.28 और जो सिल्वर सिल्वर क्लोराइड होता है उसका 0.22 होता है। फिर बताया कि इनकी सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, सेल का पोटेंशियल निकालने के 3 फॉर्मूले सिखाए, और तीनों फॉर्मूलों से हमने कैलकुलेशन करके दिखाया कि हर बार आंसर एक जैसा ही आता है, ठीक है बेटा। तो आई थिंक आपको आज कराएंगे सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये क्या होती है, उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं और उसके न्यूमेरिकल क्या होते हैं, मतलब आधे टॉपिक कराया उसके न्यूमेरिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दोनों के न्यूमेरिकल मिला करके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।